हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बच्चे, मैं हूं वैभव अग्रवाल एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल फिजिक्स ब्रो। प्यारे, हम लोग का चल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट का एनसीईआरटी का चैप्टर 2 जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। बच्चे, यहाँ पे हम लोगों ने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसका आज हम लेक्चर दे रहे हैं, लेक्चर नंबर 4। इससे पहले प्यारे 3 लेक्चर्स ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ। अगर किसी बच्चे के बेसिक्स क्लियर नहीं हैं और डायरेक्ट इस लेक्चर पे जंप कर गया है और पीछे के लेक्चर्स देखना चाहता है, इस चैप्टर के बेसिक्स क्लियर करना चाहता है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे नीचे जाके बाकी 3 लेक्चर्स के लिंक्स हैं, वहाँ से जाके आप डायरेक्ट देख सकते हैं। फिलहाल बच्चे, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज का लेक्चर नंबर 4, जिसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या चीज़ होती है। यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ने वाले हैं अ सिस्टम ऑफ चार्जेस की, जहाँ पे हम पहले एक चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी, 2 की, 3 की, 4 की एंड वेरियस सिस्टम ऑफ चार्जेस की एनर्जी डिस्कस करेंगे। लेकिन बेटा, सबसे पहले बात आई कि किसी भी बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी आती कब है। हम जो ये वर्ड यूज़ कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जीज तो बहुत सारी होती हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, फलाना ढिमकाना एनर्जी। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी की जब हम बात करते हैं तो किसी भी बॉडी में हम कब कहते हैं कि इसमें पोटेंशियल एनर्जी है। जैसे अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, भाग रही है, बस चल रही है, बॉल को हमने हवा में फेंक रखा है, ज़मीन पे कोई चीज़ चल रही है, मोशन में होती है, तो हम उसे कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। ऐसे ही हम कब कहते हैं कि बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी है। बेटा, अगर कोई बॉडी कहीं रखी हुई है किसी पोजीशन पे और उसे वहाँ लाने के लिए कुछ वर्क करा गया है, उस बॉडी पे वर्क करा गया है ताकि वो वहाँ आ जाए, तो जितना भी हम उस बॉडी पे वर्क करते हैं उसे वहाँ ले जाने के लिए वो वर्क उस बॉडी में स्टोर हो जाता है, जिस फॉर्म में, उसी फॉर्म ऑफ एनर्जी को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। जैसे लोअर क्लासेस में 9th में और 11th में आपने पढ़ा था कि ये पेन इस तरीके से ग्राउंड से इतने ऊपर रखा है, 10 किलो का ये पत्थर है, तो इसमें कौन सी एनर्जी होगी? जी हाँ, कौन सी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन इस पत्थर में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आई कब? ये कहाँ पड़ा था पहले ज़मीन पे पड़ा था। लेकिन जब हम इसे ज़मीन से उठा के नीचे से ऊपर लाए तो बेटा ऊपर लाने में हमें कुछ ताकत लगानी पड़ी अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, जिस फोर्स की वजह से हमें इसे ऊपर लाने में कुछ वर्क करना पड़ा। और जितना भी हम इस पत्थर पे वर्क करते हैं ऊपर लाने में, वो वर्क इसमें स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ऐसे ही बेटा, चार्जेस की अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, 2 चार्जेस अगर यहाँ रखे हुए हैं, इस तरीके से 2 चार्जेस यहाँ रखे हुए हैं, तो ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे होंगे। जैसे अर्थ पेन पे फोर्स लगाती है, ऐसे ही ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे होंगे, चाहे अट्रैक्टिव चाहे रिपल्सिव, कैसी भी एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। तो अगर हम ये पूछ रहे हैं कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी बताइए, तो इसका मतलब ये होता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस इज डिफाइंड एज the amount of work done in bringing those charges from infinity to their respective location। मतलब ये दोनों चार्जेस जो A पॉइंट पे और B पॉइंट पे रखे हुए हैं, इसकी अगर पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहे हैं, इसका मतलब ये पूछा जा रहा है कि इसे, इन चार्जेस को इन्फिनिटी से बहुत दूर कहीं से यहाँ तक लाने के लिए कोई वर्क करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि जब बहुत दूर से इसे पास में ला रहे होंगे तो ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएंगे, जिस फोर्स ऑफ रिपल्शन के अगेंस्ट हमें अपनी ताकत लगा के इन्हें पास में लाना पड़ेगा। तो हमें फोर्स लगानी पड़ेगी और कोई डिस्टेंस भी मूव करा रहे हैं तो वर्क कुछ ना कुछ होगा। और जितना भी हम वर्क करेंगे इस पे, किस पे? चार्जेस पे, इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने के लिए, वो वर्क इन चार्जेस में स्टोर हो जाएगा, जिस फॉर्म में, उसी को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन यहाँ कौन सी पोटेंशियल एनर्जी है? पेन में होती है ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, तो उसे कह देते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। किसी इलास्टिक को हम खींच दें तो उसमें जो फोर्स लगती है वो इलास्टिसिटी की वजह से लगती है, तो उसे कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ऐसे यहाँ पे जो फोर्स लग रही है, कौन सी फोर्स लग रही है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है, उस फोर्स की वजह से वर्क किया गया है, उस फोर्स की वजह से इसमें एनर्जी है, तो इस एनर्जी को हम कहते हैं
इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी या फिर सिंपली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो जल्दी से बच्चे लोग डेफिनेशन लिख लीजिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग दोज चार्जेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू देयर रेस्पेक्टिव पोजीशंस। मैं यहां लिख रहा हूं, नोट कर लीजिए। ठीक है प्यारे, तो डेफिनेशन है इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। यहाँ पे चाहे तो एक चीज़ ऐड कर सकते हैं, अमाउंट ऑफ वर्क डन किसके अगेंस्ट, कोई फोर्स के अगेंस्ट करते हैं, कौन सी फोर्स के अगेंस्ट, तो यहाँ मेंशन कर दीजिए अमाउंट ऑफ वर्क डन अगेंस्ट द, कौन सी फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, फिलहाल प्यारे अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है वो समझ में आ गई। इट इज़ डिनोटेड बाय यू, कैपिटल यू से इसे डिनोट करते हैं हमेशा। अभी बात है कि सर इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, तो इसका एक्सप्रेशन निकालने के लिए सबसे पहले हम 2 चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला निकालेंगे, फिर 3 चार्जेस की, फिर 4 चार्जेस की, फिर इन जनरल एक फॉर्मूला निकाल देंगे। तो सबसे पहले बात आई क्या, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ कितने चार्जेस, ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस। कौन कौन से हैं, Q1 और Q2। बेटा मान लें कि इस तरीके से 2 चार्जेस हैं, एक ये चार्ज है Q1 और एक ये चार्ज है Q2। लेट से दोनों के दोनों प्लस हैं, कन्वीनियंस के लिए पॉजिटिव ही मान लिया जाता है, और मान लें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, R। तो प्यारे अगर हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो वो हम उसकी डेफिनेशन पे जाएं। सबसे पहले डेफिनेशन ये है कि पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है वर्क, क्या करने में, इन दोनों चार्जेस को इन्फिनिटी से इनकी पोजीशंस तक लाने में। जैसे ये A पोजीशन है और ये B पोजीशन है, इन दोनों को यहाँ तक लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, उसी को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो बेटा अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो क्या करिए, पहले एक चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ तक लाइए, उसका वर्क देखिए कितना हुआ, फिर दूसरे चार्ज को इन्फिनिटी से B तक लाइए, उसका वर्क देखिए कितना हुआ, दोनों वर्क्स को ऐड कर दीजिए, टोटल वर्क आ जाएगा, और जो टोटल वर्क होगा उसी को हम कहेंगे क्या, जी हाँ, क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो चलिए बात आई, अभी सबसे पहला चार्ज है, यहाँ पे समझा रहा हूँ मैं कि अभी पहला चार्ज इन्फिनिटी से A पॉइंट तक लाना है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। पहला चार्ज इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी कोई बहुत दूर का डिस्टेंस है, यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, कहीं भी ले सकते हैं, इधर इधर कहीं भी। चलो मैं इधर मान लेता हूँ कि ये इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी से एक चार्ज को हमें यहाँ तक, यहाँ लाना है, कौन से चार्ज को, Q1 चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाना है, तो पहले उसका वर्क निकाल लें, फिर दूसरे चार्ज को B तक लाएंगे, उसका वर्क निकाल लें। लेकिन प्यारे आप ये देखिए, जब पहला वाला चार्ज इन्फिनिटी से यहाँ तक लाएंगे तो पहला चार्ज को यहाँ तक लाने के लिए तो कोई वर्क करना ही नहीं पड़ेगा, वो तो फ्री में आ जाएगा। फ्री में मतलब बिना किसी वर्क के आ जाएगा। क्यों? क्योंकि बेटा वर्क का फॉर्मूला होता है क्या, फोर्स इनटू डिस्टेंस। पहले वाले चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने के लिए हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि बेटा डिस्टेंस तो मूव हो रहा है, लेकिन आप ये सोचो इस पे फोर्स तो कोई लगेगी ही नहीं। जैसे मान लें अगर यहाँ पे पहले से कोई चार्ज प्रेजेंट होता, पहले से Q2 प्रेजेंट होता है यहाँ पे, तो हाँ इस पहले वाले चार्ज को दूसरे वाले चार्ज के अगेंस्ट फोर्स लगती, जिसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ता। जब हम इस वाले को यहाँ ला रहे होते तो ये वाला इसको धक्का मारता, फोर्स लगाता, उस फोर्स के अगेंस्ट कुछ वर्क करना पड़ता। लेकिन बेटा अभी जब पहला ही चार्ज ला रहे हैं, दूसरा आया ही नहीं है, तो कोई भी जना इस गिवन चार्ज पे फोर्स नहीं लगाएगा, फोर्स ही नहीं लगेगी तो वर्क भी नहीं होगा। कितना होगा? जीरो वर्क डन होगा। वर्क डन इन मूविंग फर्स्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए। अब चलो फर्स्ट चार्ज तो यहां से यहां आ गया, ठीक है, फर्स्ट चार्ज आ गया, कहां पे पहुंच चुका है? ए पे पहुंच चुका है। अब B जो इससे कितने डिस्टेंस पे है? R डिस्टेंस पे है। इस पॉइंट पे दूसरे चार्ज को लाना है, Q2 वाले चार्ज को लाना है इन्फिनिटी से
यहाँ तक, इन्फिनिटी कहीं भी मान सकते हो, कहीं भी इन्फिनिटी से यहाँ तक लाना है Q2 वाले चार्ज को। तो भैया कितना वर्क करना पड़ेगा इसके लिए ज़रा देख लीजिए। देखिए अब ये बताइए, जब Q2 को इन्फिनिटी से यहाँ तक लाएंगे तो इस Q2 पे कौन फोर्स लगाएगा, किसकी फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा? जी हाँ, Q1 वाला प्लस है, ये इसको धक्का मारेगा, उस धक्के के अगेंस्ट इसे इधर लाना पड़ेगा, जिसके वजह से उस पर फोर्स भी लगेगी, डिस्टेंस भी होगा, तो कोई ना कोई वर्क भी होगा। वो वर्क निकाल लें कि सेकंड वाले को इन्फिनिटी से बी तक लाने के लिए, इन्फिनिटी से बी तक लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा। वो करने के लिए फोर्स इनटू डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ नहीं लगाएंगे, क्योंकि बेटा हमें डिस्टेंस नहीं मालूम, फोर्स की बात नहीं करेंगे। यहाँ वर्क का कोई ऐसा फॉर्मूला लगाएंगे जो इस चैप्टर से रिलेटेड है, जिसके टर्म्स में आप निकाल पाएँ। क्या? जी हाँ, याद करिए पोटेंशियल एट अ पॉइंट का आपने फॉर्मूला पढ़ा था। यहाँ लिख रहा हूँ मैं, पोटेंशियल एट अ पॉइंट, पोटेंशियल एट पॉइंट बी का फॉर्मूला पढ़ा था। इट इज डिफाइंड एज वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ये था फॉर्मूला, वर्क डन पर यूनिट चार्ज पोटेंशियल का। तो इसी के हिसाब से वर्क का क्या फॉर्मूला हो गया? वर्क का फॉर्मूला हो गया इन्फिनिटी से बी के लिए क्या? जी हाँ, Q नॉट इंटू वी बी। और ध्यान रखिए यहाँ Q नॉट क्या लेते हैं, जिस टेस्ट चार्ज को मूव करा रहे हैं वही वाला चार्ज यहाँ लेते हैं। तो किसी भी पॉइंट से किसी भी पॉइंट तक अगर वर्क निकालना है, इन्फिनिटी से यहाँ तक वर्क निकालना है, तो फॉर्मूला होगा Q इंटू वी। ध्यान करिए मैंने पहले भी बताया था वर्क डन का फॉर्मूला, ए से बी का बताया था मैंने वर्क डन का फॉर्मूला। ए से बी मूव करा रहे हैं तो फॉर्मूला ये बताया था, Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस वी बी माइनस वी ए। ये था ए से बी का, यहाँ इन्फिनिटी से बी तक का है तो यहाँ Q नॉट इंटू बी आएगा। फिलहाल चलिए यहाँ फॉर्मूला लगा देते हैं इन्फिनिटी से बी का, Q नॉट इंटू वी बी। Q नॉट जिस चार्ज को मूव करा रहे हैं, कौन से चार्ज को मूव करा रहे हैं, Q1 को या Q2 को? जी हाँ Q2 को, तो यहाँ पे Q2 वाला लिखेंगे। और बी पॉइंट का पोटेंशियल देखें तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल किसकी वजह से होगा? इसकी वजह से होगा, एक चार्ज की वजह से। आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल का फॉर्मूला तो आपको मालूम है क्या होता है, 1/4πε0 Q/R। Q कौन सा लेंगे, यहाँ इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं इसकी वजह से, तो जिसकी वजह से निकाल रहे हैं वही तो चार्ज लेंगे। तो यहाँ Q1 आएगा, यहाँ वो आएगा जिसे मूव करा रहे हैं, डिस्टेंस R है। तो लो फॉर्मूला आ गया 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। ये वर्क डन आ गया इन्फिनिटी से बी तक का कह लो, या सेकंड वाले चार्ज को मूव कराने का। तो बेटा अगर हमें टोटल वर्क डन निकालना है, टोटल वर्क डन निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों वर्क को ऐड कर देंगे। पहला वाला तो 0 ही था, दूसरा वाला 1/4πε0 आ गया Q1 Q2 अपॉन R। तो टोटल वर्क डन हमारा आ गया, जो भी टोटल वर्क डन आएगा उसमें पोटेंशियल एनर्जी भी उतनी आएगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। तो पोटेंशियल एनर्जी का डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दे रहे हैं 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। ये पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया। हालांकि एग्जाम में ये वाली डेरिवेशन जनरली नहीं पूछी जाती है, लेकिन कंसेप्ट पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी के बेसिस पे आगे आप न्यूमेरिकल्स कर पाएंगे। फिलहाल ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई आपकी। एक बात इसमें ये कि बेटा पोटेंशियल एनर्जी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर? जी हाँ, एनर्जी वर्क हमेशा स्केलर होते हैं, तो यहाँ आप लिख दीजिए इट इज़ अ क्या, स्केलर क्वांटिटी। और बेटा अगर स्केलर क्वांटिटी है तो जरा इस पे आ जाओ कि अगर एक चार्ज प्लस होता एक चार्ज माइनस होता तो क्या यहाँ चार्जेस का साइन कंसिडर करते या नहीं करते? जी हाँ, स्केलर क्वांटिटी में अगर चार्जेस प्लस माइनस हैं तो साइन कंसिडर करते हैं। वेक्टर क्वांटिटीज में साइन कंसिडर नहीं करते तो डायरेक्शन कंसिडर करते हैं। फिलहाल अगर प्लस होगा तो प्लस डालोगे, माइनस होगा तो माइनस डालोगे। ठीक है प्यारे। एक बात और, यहाँ पे दो चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी का ये जो फॉर्मूला आया, साफ साफ आप दे रख रहे हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 है। तो बेटा अगर दोनों चार्जेस प्लस हुए तो प्लस इंटू प्लस कैसा साइन आएगा, प्लस। दोनों चार्जेस माइनस हुए तो माइनस इंटू माइनस कैसा आएगा, प्लस। और अगर एक प्लस हुआ और एक माइनस हुआ तो कैसा आएगा, माइनस। इसका मतलब ध्यान कर लीजिए कि दोनों चार्जेस अगर सेम साइन के हैं, सेम साइन के चार्जेस के बीच की फोर्स अट्रैक्टिव होती है या रिपल्सिव? ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो फोर्स रिपल्सिव अगर होती है, इफ फोर्स इज रिपल्सिव, तो बेटा आप देखिए देन U का साइन कैसा आएगा, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस आया तो U का साइन
पॉजिटिव आएगा। एंड इफ फोर्स इज अट्रैक्टिव, आप देखिए एक प्लस है एक माइनस है, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और तब इन दोनों का प्रोडक्ट जो आएगा वो माइनस आएगा, देन U इज इक्वल टू नेगेटिव। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर कहीं पे भी पोटेंशियल एनर्जी माइनस आ रहा है तो माइनस सिर्फ तभी आ सकता है जब एक प्लस एक माइनस हो, यानी जब उन चार्जेस के बीच की फोर्स अट्रैक्टिव हो। ध्यान रख लीजिए, हमेशा के लिए अपने जहन में बैठा लीजिए कि कभी भी कहीं भी किसी तरीके की भी पोटेंशियल एनर्जी का अगर साइन नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव साइन शोज दैट द फोर्सेस आर अट्रैक्टिव इन नेचर, जिनकी वजह से वो पोटेंशियल एनर्जी है। एंड इफ पोटेंशियल एनर्जी का साइन पॉजिटिव आ रहा है देन द फोर्सेस आर रिपल्सिव इन नेचर। ठीक है प्यारे, ओके तो जैसे ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस का फॉर्मूला था, ऐसे अभी हम पढ़ रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस। ओके प्यारे, तो अभी अगर हमें निकालना है तीन चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, जैसे ये तीन चार्जेस हैं Q1 Q2 Q3 एक सिस्टम है, इन तीनों की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, जिनमें Q1 Q2 Q3 के बीच के डिस्टेंसेस दे रखे हैं। 1 और 2 के बीच का डिस्टेंस है R12, 2 और 3 के बीच है R23 और 1 और 3 के बीच में है R13। ये किसी भी सिंबल से डिनोट कर सकते हैं, लेकिन मैंने 1 2 1 3 से कर दिया ताकि साफ साफ दिख जाए कि R12 वाला डिस्टेंस 1 और 2 के बीच का डिस्टेंस है। फिलहाल अगर हमें इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो फिर से डेफिनेशन पे जाइए। पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing these charges from infinity to their respective position। तीनों चार्जेस को इन्फिनिटी से यहाँ तक लाना है तो कितना वर्क करना पड़ेगा, अगर हम वो निकाल लें तो वही जो वर्क डन है वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा। तो चलो निकाल लेते हैं तीनों की पोटेंशियल एनर्जी का वर्क का फॉर्मूला। लेकिन एक बार याद कर लो जरा, दो चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी का या वर्क का फॉर्मूला जो हमने निकाला था, क्या निकाला था, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। दो चार्जेस हैं, इस तरीके से जल्दी से देख लो कि दो चार्जेस की अगर पोटेंशियल एनर्जी का है, यानी दो चार्जेस को इन्फिनिटी से यहाँ तक लाना है, उसका फॉर्मूला हमने ये निकाला था। इसी हिसाब से आप ये देखिए, अगर इन तीनों की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो वही करना पड़ेगा, एक एक करके तीनों चार्जेस को लाएंगे, पहले फर्स्ट चार्ज, सेकंड चार्ज, फिर थर्ड चार्ज। तो सबसे पहले हम फर्स्ट चार्ज को ला रहे हैं। अभी मान लें कि कोई भी चार्ज यहाँ नहीं रखा है, सबसे पहले फर्स्ट चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ तक ला रहे हैं। तो बताओ फर्स्ट चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा। ऑब्वियसली बेटा यहाँ पे फर्स्ट चार्ज को लाएंगे वो वर्क निकालना पड़ेगा, सेकंड चार्ज को लाएंगे वो वर्क निकालना पड़ेगा, और फिर थर्ड चार्ज को लाएंगे वो वर्क निकाल के तीनों को ऐड करेंगे। लेकिन जब फर्स्ट वाला चार्ज इन्फिनिटी से यहाँ तक ला रहे हैं तो ये वाला चार्ज तो फ्री में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ कोई दूसरे चार्जेस प्रेजेंट ही नहीं है जो इसको धक्का मारे, तो इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगी, और फोर्स नहीं लगेगी तो वर्क भी नहीं होगा। तो पहला वाला चार्ज का वर्क डन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, वो फ्री में आ गया। चलो अब पहला चार्ज इन्फिनिटी से यहाँ आ गया है, पहुँच चुका है भाई साहब, चार्ज आ चुका है, इसकी खातिरदारी शुरू करी जाए। उसके लिए दो चार्जेस, इनकी खातिरदारी होना शुरू हो गया। Q2 चार्ज, बेटा Q2 चार्ज इन्फिनिटी से जब यहाँ इस तरीके से आना शुरू करेगा तो बताओ इस पे कौन फोर्स लगाएगा Q2 पे, ऑब्वियसली सिर्फ कौन लगाएगा, Q1, क्योंकि ये वाला तो वहाँ है ही नहीं। तो Q2 को यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए जो इसमें पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन आएगा वो सिर्फ फर्स्ट की वजह से आएगा। तो बेटा ये बताइए, दो चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी या दो चार्जेस का वर्क जो करना पड़ता है वो तो मैंने डायरेक्ट निकाला है, फॉर्मूला पहले निकाल चुका हूँ, तो यहाँ डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। 2 को ला रहे हैं 1 के अगेंस्ट, तो Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर नहीं, ओ माई गॉड, यहाँ पे सिर्फ आर होता है। ये बहुत गलती हो जाती है मेरे से भी कई बार, लेकिन आप ध्यान कर लो, क्योंकि हम फोर्स का फॉर्मूला इतनी बार पढ़ के आ रहे हैं, कोलम्बिक फोर्स का Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, तो बार बार आर स्क्वायर भिड़ो देते हैं। प्यारे, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में आर स्क्वायर नहीं, सिर्फ आर आता है। अभी सारे फॉर्मूले कंपेयर करके यहाँ लिखूंगा, फिलहाल वापस इस पे आ जाइए प्यारे। तो सेकंड का जो वर्क डन है वो फर्स्ट के अगेंस्ट होगा सिर्फ, तो फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ कि Q1 Q2 अपॉन आर, कौन सा आर,
R12। जैसे यहाँ देखिए K Q1 Q2 अपॉन R है, तो ऐसे ही इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R, कौन सा R12, ठीक है। लेकिन बेटा जब तीसरे वाले चार्ज को लाएंगे, चलो दूसरा वाला चार्ज तो यहाँ पे आके जम गया, ये लो अब जम चुका है, लेकिन अब जब तीसरा वाला चार्ज इन्फिनिटी से तीसरा वाला चार्ज यहाँ आएगा इस तरीके से, तो बताओ तीसरे वाले प्लस चार्ज पे कौन कौन से लोग फोर्स लगाएंगे, इसे धक्का मारेंगे, इसे रोकने की कोशिश करेंगे, जिसके अगेंस्ट तीसरे वाले चार्ज को वर्क करना पड़ेगा यहाँ तक आने के लिए। जी हाँ, इसके पड़ोसी Q1 और Q2 इसको धक्का लगाएंगे, जिसकी वजह से इसे वर्क करना पड़ेगा। तो इसकी वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी या इसकी वजह से जो वर्क करना पड़ेगा वो इसके अगेंस्ट भी करना पड़ेगा, इसके अगेंस्ट भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बेटा दो वर्क होंगे। कैसे? थर्ड वाले चार्ज को वर्क करना पड़ेगा फर्स्ट के अगेंस्ट भी, और थर्ड वाले चार्ज को वर्क करना पड़ेगा सेकंड के अगेंस्ट भी। बात आई कि सर फॉर्मूला क्या होगा, ये तो मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ K Q1 Q2 अपॉन R। इसमें देखो थर्ड को वर्क कर रहे हैं फर्स्ट के अगेंस्ट, तो फॉर्मूला हो जाएगा Q3 Q1 अपॉन फर्स्ट, थर्ड को कर रहे हैं फर्स्ट के अगेंस्ट, तो Q3 Q1 अपॉन R13। ऐसे ही थर्ड वाले को कर रहे हैं सेकंड के अगेंस्ट, तो 3 और 2 के बीच है, तो यहाँ पे आ जाएगा K Q3 Q2 अपॉन R23। तो इस तरीके से ये देखिए फॉर्मूला बन गया, ये पूरा फॉर्मूला, जिसमें से आप K कॉमन ले सकते हैं, तो टोटल वर्क या टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 चार्जेस का फॉर्मूला आ गया 1/4πε0 कॉमन शॉमन ले लेता हूँ। यहाँ आ गया Q1 Q2 अपॉन R12, यहाँ आ गया Q1 Q3 अपॉन R13, और यहाँ आ गया Q2 Q3 अपॉन R23। ठीक है, जो ऊपर चार्जेस हैं डिस्टेंस भी नीचे वही वाला 2 3 है, तो 2 3 के बीच का 1 3 है, तो 1 3 के बीच का, ये सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। बच्चे ये कैसे फॉर्मूला आया वो तो मैंने आपको समझाया, लेकिन एग्ज़ाम में जब ये न्यूमेरिकल की फॉर्म में आएगा तो कोई वहाँ पे फॉर्मूला निकालने थोड़ी ना बैठोगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखोगे। डायरेक्ट फॉर्मूला ऐसे भी कर सकते हो कि भाई अगर आपको याद है फर्स्ट वाला फ्री में आ जाएगा, सेकंड वाले को फर्स्ट के अगेंस्ट करना पड़ेगा, और थर्ड वाले को फर्स्ट के अगेंस्ट भी और सेकंड के अगेंस्ट भी, ऐसा कर सकते हो। यह सिंपल एक तरीका है कि यहाँ पे आपको इतनी सारी टर्म्स लेनी है, इतनी टर्म्स लेनी है कि सारे चार्जेस का बचे हुए सारे चार्जेस से रिलेशन बन जाए। कहने का मतलब ये सिर्फ एक याद कराने का तरीका है कि यहाँ पे कौन कौन से चार्जेस, कौन कौन सी टर्म्स लिखोगे। तो आप क्या करोगे, फॉर्मूला लिखने के लिए आप पहली टर्म पकड़ लोगे, Q1 पकड़ लोगे, Q1 का बचे हुए दोनों चार्जेस से कॉम्बिनेशन ले लो, Q1 का Q2 से, Q1 का Q3 से। जैसे Q1 का Q2 से ले लिया, फिर Q1 का Q3 से ले लिया, ठीक है, ये दोनों टर्म्स हो गई। अब बात आई तीसरी, इसका कॉम्बिनेशन इससे तो ले ही चुके थे, बचा कौन सा, ये वाला बचा, तो इससे कॉम्बिनेशन ले लो, Q2 का Q3 से ले लो। तो इससे याद हो जाएगा, याद करने का एक तरीका है। लेकिन फिर भी कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया कि मैं क्या बोल गया, तो अभी अगला एग्जाम्पल लेता हूँ, उससे एकदम क्लियर हो जाएगा कि क्या बोलना चाह रहा था। जैसे बेटा यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला निकालना था। ऐसे ही मान लें कि अगर 4 चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला निकालने को आ गया, तो वहाँ ये रायता थोड़ी फैलाने बैठोगे एक एक करके कि पहले चार्ज को लाएंगे, फिर दूसरे चार्ज को लाएंगे बाकियों के अगेंस्ट, फिर तीसरे को बाकियों के अगेंस्ट ना। ऐसा तरीका बता रहा हूँ कि 4 चार्जेस आ गए, 5 आ गए, 6 आ गए, डायरेक्ट अपने आप फॉर्मूला बना के लिख दोगे और वैल्यूज डालो, आंसर निकालो। जैसे देखिए, जैसे प्यारे हमें यहाँ पे 4 चार्जेस हमने ले लिए, इन 4 चार्जेस की मिला के पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, कितने टर्म्स होंगे, अपने आप चुटकियों में बना डालो। जैसे आप ये देखिए, अब वो मत सोचना कि पहला चार्ज लाएंगे, फिर दूसरा लाएंगे, फिर तीसरा, उससे ना टाइम थोड़ा ज़्यादा खप जाएगा। आप डायरेक्ट फॉर्मूले पे कंसंट्रेट करिए, 1/4πε0 बाहर आ जाएगा, और सारे चार्ज इसका सारे बचे हुए चार्जेस से कॉम्बिनेशन लिख के फॉर्मूला बना देना है। जैसे सबसे पहले पकड़ लो पहला चार्ज, लो पहला चार्ज पकड़ लिया, पहले चार्ज का सबसे कॉम्बिनेशन ले लो, Q1 का Q2 से, Q1 का इससे, Q1 का इससे। तो पहला कॉम्बिनेशन आया क्या, Q1 का किससे, Q2 से। दूसरा कॉम्बिनेशन Q1 का Q3 से, तीसरा Q1 का Q4 से। लो 1 का सबसे कॉम्बिनेशन हो गया। अब ये हो गया, इसे छोड़ो, अब दूसरे चार्ज को पकड़ो,
दूसरे चार्ज का बाकी चार्ज से कॉम्बिनेशन लो, पहले वाले से तो ले चुके थे, Q2 का Q1 से तो ले चुके थे, इसलिए ये मत लो। आगे बढ़ो Q2 का Q3 से, Q2 का Q4 से, तो पहले Q2 का Q3 से और फिर Q2 का Q4 से, ठीक है। तो 2 का भी हो गया सबसे रिलेशन, ठीक है, हटाओ। अब बात आई Q3 का, Q3 का Q2 से तो हो ही गया था, Q1 से पहले ही हो गया था, बचा Q3 का किससे, Q4 से, तो ये हो गई अगली टर्म Q3 का Q4 से। अब बात आई Q4 की, Q4 का तो पहले ही सबसे हो ही गया है रिलेशन, Q4 का Q3 से भी, Q4 का 1 से भी, और Q4 का किससे रिलेशन, Q4 का 3 से, 2 से, और Q4 का 1 से, सबसे हो चुका है, तो अभी कुछ नहीं करना है। एक बार फिर से बता रहा हूँ, 1 का 2 से, 1 का 3 से, 1 का 4 से, फिर 2 का 3 से, 2 का 4 से, फिर 3 पे आ जाओ, 3 का 4 से, सबका कॉम्बिनेशन हो गया, और बस बीच में प्लस का साइन लगा के अपॉन 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 डिस्टेंस लिख दो। 1 का 2 से है तो 1 और 2 के बीच का डिस्टेंस, 1 का 3 से है तो 1 का 3 से, 1 का 4 से, 2 का 3 से, 2 का 4 से, 3 का 4 से, ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया। अब आप देखो 1 से 2 का डिस्टेंस, तो ये अगर स्क्वायर है तो ये दे रखा है, इस तरीके से R12 डाल देंगे। लेकिन अगर मैं 1 का 3 से डिस्टेंस लूँ, 1 और 3 का, तो बेटा ये अलग से निकालना पड़ेगा। 1 का 3 से ये डिस्टेंस 1 का 3 से निकालना पड़ेगा, जो ये डायगोनल की लेंथ होगी। ऐसे कहीं पे 2 और 4 आ रहा होगा तो ये लेंथ लेंगे, सब सेम के सेम नहीं होंगे, ठीक है प्यारे। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे आसानी से। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में कई बार आ चुका है, पिछले सालों में भी आ चुका है, इसके न्यूमेरिकल्स, इसलिए ध्यान से इसको समझ लीजिए। तो बेटा चलिए अगले टॉपिक की तरफ चल रहे हैं। बच्चे जैसे आपने अभी पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन निकाला, वो तो एक्सप्रेशन पोटेंशियल एनर्जी का तब निकाला था जब वो चार्जेस जहाँ रखे हुए थे वहाँ पे कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी। मतलब चार्जेस जो रखे थे बस उनकी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड थी, बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, तब तो वो फॉर्मूले ठीक हैं। लेकिन प्यारे अगर जहाँ वो 2 चार्जेस या 1 चार्ज रखा हुआ है, अगर वहाँ पहले से ही बाहर की कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, तब पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होगा, वो हम इस टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए पिछले वाले फॉर्मूले में क्या चेंजेस आ जाएंगे, क्या एडिशंस हो जाएंगे व्हेन वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्जेस इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का एक बार फिर से मतलब बता दे रहा हूं कि जैसे मान लें ये 2 चार्जेस रखे हैं Q1 Q2, इनकी अपनी तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बाहर की तरफ, लेकिन एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से प्रेजेंट है, इस तरीके से इसे बोलेंगे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तब इनकी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा वो पढ़ना है। पहले तब जब अकेला चार्ज रखा है और दूसरा तब जब 2 चार्जेस रखे हुए हैं। तो प्यारे देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर 2 चार्जेस की बात करें, 2 चार्जेस हैं Q1 और Q2 सेपरेटेड बाय r डिस्टेंस, तो अगर हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी पूछते हैं तो मतलब इन दोनों चार्जेस को यहाँ तक लाने में कितना वर्क करना पड़ा। उसके लिए हम पहले पहला चार्ज लाते हैं इन्फिनिटी से, यहाँ पहला चार्ज लाते हैं, दूसरा चार्ज होता ही नहीं है, पहला चार्ज इन्फिनिटी से यहाँ तक लाते हैं, तो कितना वर्क करना पड़ता है, 0 वर्क करना पड़ता है। क्यों 0 करना पड़ता है एक बार फिर से सुन लो, क्योंकि फर्स्ट चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए कोई फोर्स लगती ही नहीं है, पहले से कोई यहाँ पे चार्ज प्रेजेंट ही नहीं है जो उस पर फोर्स लगाए, इसलिए ये वाला चार्ज यहाँ पर फ्री में आ जाता है। लेकिन प्यारे अगर मानिए कि जिस पॉइंट पे एक चार्ज रखा है, Q चार्ज रखा है, मान लें वहाँ दूसरा चार्ज तो प्रेजेंट नहीं है, हाँ अगर दूसरा चार्ज प्रेजेंट नहीं होता तो ये फ्री में इन्फिनिटी से यहाँ तक आ जाता। लेकिन अगर मान लें वहाँ पे पहले से ही इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, इस तरीके से प्लेट्स हैं प्लस माइनस और यहाँ पे पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, तो बेटा अगर इस चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ तक लाएंगे तो क्या कोई वर्क डन नहीं होगा, तो क्या इस पर कोई फोर्स नहीं लगाएगा। सोचिए अगर
किसी भी चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर चार्ज पे फोर्स लगती है नहीं लगती है। जैसे सोचो अगर यहाँ पे मैं कोई प्लस चार्ज रख दूँ तो ये प्लस वाली प्लेट या माइनस वाली प्लेट इसको खींचेगी नहीं खींचेगी। अगर मैं यहाँ माइनस रख दूँ तो ये प्लस वाली इसे खींचेगी नहीं खींचेगी। तो जहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है प्यारे, वहाँ पे अगर कोई दूसरा चार्ज हो तो फोर्स लगती है। प्लस वाले चार्ज पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगती है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग। और माइनस वाले चार्ज पे किधर फोर्स लगती है? इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट। फिर से सुन लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, प्लस वाले चार्ज पे फोर्स लगती है इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग और नेगेटिव वाले पे इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट। फिलहाल फोर्स तो लगती है ना। तो अगर एक चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ तक लाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पर फोर्स तो लगेगी ना। और बेटा फोर्स लगेगी तो उस फोर्स के अगेंस्ट वर्क भी करना पड़ेगा, जिसका मतलब पहला वाला चार्ज यहाँ तक फ्री में नहीं आएगा। वर्क करना पड़ेगा इस चार्ज को इन्फिनिटी से ए तक लाने के लिए, और जितना भी इन्फिनिटी से ए तक लाने के लिए वर्क करना पड़ेगा उसी को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और अगर इसका फॉर्मूला निकालना है तो वर्क का फॉर्मूला लिख दो। वर्क का तो फॉर्मूला आपको पता है क्या भैया? पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। ये फॉर्मूला है या नहीं है वर्क डन पर यूनिट चार्ज का? तो उसके हिसाब से वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए का क्या हो जाएगा? क्यू नॉट इंटू वी ए, जहाँ पे क्यू नॉट का मतलब होता है जिस चार्ज को मूव कराते हैं। और यहाँ कौन से चार्ज को मूव रहे हैं? जी हाँ, क्यू चार्ज को मूव करा के यहाँ ला रहे हैं, तो यहाँ पे क्यू लिखेंगे तो ये वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए का फॉर्मूला हो जाएगा क्यू इंटू वी ए। क्या? क्यू इंटू वी ए। तो ये फॉर्मूला हो गया। क्योंकि एक ही पॉइंट है तो यहाँ पे पोटेंशियल एट ए, पोटेंशियल बी एट बी, चाहे नहीं लिखना चाहो सिर्फ एक ही पॉइंट है तो पोटेंशियल ही लिख दो। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया Q इंटू वी। ध्यान कर लीजिए, इससे कुछ जगह आपको ऐसा कभी दिखाई दे जाए कि कहीं पे आपको लिखा दे जाए कि भैया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में कि ये क्या चीज़ होती है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। अरे तो चौक मत जाना, सदमे में मत आ जाना कि ये तो कभी पढ़ा ही नहीं पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। अरे भैया पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज कह लो चाहे वर्क डन पर यूनिट चार्ज कह लो, पोटेंशियल एनर्जी वर्क के बराबर होती है। तो अगर कहीं पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज है यानी वर्क पर यूनिट चार्ज ही है, और वर्क पर यूनिट चार्ज तो पोटेंशियल होता है। यहाँ से भी देख लो, अगर क्यू इसके नीचे ले जाएं तो वी बचेगा सिर्फ। तो यानी पोटेंशियल एट अ पॉइंट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। फिलहाल बेटा ये था आपका एक सिंगल चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। सिंगल चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और जहाँ पे उस पॉइंट का पोटेंशियल कितना था? V। ऐसे ही प्यारे दो चार्जेस अगर रखे हैं प्लस Q1 और प्लस Q2 R डिस्टेंस पे, वो भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो बेटा इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल मान लें कितना है? A पॉइंट का पोटेंशियल है VA और B पॉइंट का पोटेंशियल है VB। बच्चे मैं जैसे समझाता हूँ तो थोड़ा ना थ्योरी भी लिखनी पड़ती है, वो थ्योरी आप अपने आप नोट करा करिए। जैसे आप यहाँ लिखेंगे कंसिडर टू चार्जेस Q1 Q2 placed at A and B at a distance R apart। स्लो करके सुन सकते हैं, रिपीट कर लीजिएगा। And let VA and VB be the potential at their respective positions। नाउ अगर हमें इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो बेटा पहले पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए पहले चार्ज का वर्क निकालेंगे कि इन्फिनिटी से ए तक कितना करना पड़ेगा, और फिर दूसरे चार्ज का वर्क निकालेंगे कि इन्फिनिटी से बी तक कितना करना पड़ेगा, और दोनों को ऐड कर देंगे। जब वो दोनों चार्जेस कहाँ रखे हैं? किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हैं। ठीक है भैया, ये ई बना दिया मैंने। तो बेटा चलिए ये वर्क निकालने के लिए पहले मान लें यहाँ कोई भी चार्ज नहीं था। सबसे पहले फर्स्ट चार्ज लाएंगे इन्फिनिटी से ए तक। बेटा जब फर्स्ट चार्ज ला रहे होंगे इन्फिनिटी से ए तक, तो बताइए क्या ये फ्री में आ जाएगा? हाँ, अगर बाहर की एक्सटर्नल फील्ड नहीं होती तो ये फ्री में आ जाता, लेकिन अभी तो आपने समझ लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फ्री में नहीं आएगा। यहाँ से यहाँ तक इन्फिनिटी से ए तक लाने के लिए, इन्फिनिटी से ए तक लाने के लिए वर्क करना पड़ेगा Q इंटू वी। तो यहाँ लिख दे रहा हूँ Q इंटू वी। कौन सा चार्ज मूव करा रहे हैं? फर्स्ट वाला, तो ये फर्स्ट, और पोटेंशियल कौन सा? ए का। ठीक है,
अच्छा, अब बात आई दूसरे चार्ज को वर्क। अच्छा, दूसरा चार्ज जब हम लाएंगे प्यारे इन्फिनिटी से बी तक दूसरा चार्ज, तो बेटा दूसरे चार्ज को यहाँ तक आने के लिए किसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा? कौन कौन इस पे फोर्स लगाएगा? जी हाँ, फर्स्ट, एक तो फर्स्ट चार्ज इसका पड़ोसी बैठा है, पड़ोसी तो धक्का मारते ही हैं, ये पड़ोसी इसको धक्का मारेगा कि नहीं आओगे नहीं आओगे, तो उसके अगेंस्ट इसे वर्क करना पड़ेगा। तो फर्स्ट चार्ज के अगेंस्ट तो इसे वर्क करना ही पड़ेगा। लेकिन बेटा जिस कॉलोनी में ये रहता है वहाँ पर भी तो बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो इसको धक्का मारेगी। प्लस चार्ज को हम यहाँ से यहाँ ला रहे होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर फोर्स लगाएगी। देखिए जैसे मैंने यहाँ बताया था, प्लस वाले चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो फोर्स लगती है, ऐसी प्लस वाला चार्ज यहाँ ला रहे होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगी। तो दो के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा सेकंड चार्ज को यहाँ तक लाने के लिए, एक फर्स्ट चार्ज के अगेंस्ट और एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट। फर्स्ट चार्ज के अगेंस्ट कितना वर्क करना पड़ेगा और सेकंड चार्ज के अगेंस्ट कितना, सॉरी Q2 को यहाँ तक लाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट कितना वर्क करना पड़ेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जो वर्क करना पड़ता है वो तो हम निकाल ही चुके हैं, Q इंटू वी फॉर्मूला होता है। ध्यान रखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क का फॉर्मूला Q इंटू वी, यहाँ लिख दे रहे हैं Q इंटू, लिख दे रहे हैं क्या, Q इंटू वी। कौन सा चार्ज है? सेकंड चार्ज, ठीक है। और कौन से पॉइंट का पोटेंशियल लेंगे? V पॉइंट का पोटेंशियल। तो ये तो वर्क निकाल लिया हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट कितना करना पड़ेगा और फर्स्ट के अगेंस्ट कितना वर्क करना पड़ेगा, Q2 को Q1 के अगेंस्ट कितना वर्क करना पड़ेगा, वो इससे पहली डेरिवेशन में निकाला, K Q1 Q2 अपॉन R। तो लिख देना K Q1 Q2 अपॉन R, K Q1 Q2 अपॉन R। कौन सा Q? ये 1 और 2 और कौन सा डिस्टेंस R। तो ये टोटल फार्मूला, टोटल वर्क डन, टोटल एनर्जी का फार्मूला बेटा ये हो गया Q1 VA Q2 VB प्लस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, NCERT में इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल भी है। NCERT के न्यूमेरिकल्स एंड क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एज वेल एज बोर्ड्स के लिए। बच्चे अगर NCERT का कोई क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल वैसे का वैसे ही, ऐसे ही डिट्टो उठ के हम शक्ल आ जाता है। हम शक्ल का मतलब वैल्यूज़ भी, डायग्राम भी, सब चीज़ें बिल्कुल वैसे ही होती हैं। इसलिए NCERT के जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको ऑन टिप्स समझ में आना चाहिए और ऑन टिप्स आंसर भी रटे होना चाहिए कि क्या हैं। इसलिए NCERT की तो अलग से एक कॉपी बना लें जिसमें लाइन वाइज हाथ से इंटेक्स्ट और एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हों। और आपको एक बात बता दूं कि NCERT में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी होते हैं, एग्जाम्पल्स वाले, सॉरी एग्जाम्पल्स होते हैं सॉल्व और अनसॉल्व एक्सरसाइज के अंदर होते हैं। इन दोनों में से जो एग्जाम्पल्स होते हैं ना वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अनसॉल्व वाले भी इंपॉर्टेंट होते हैं बट एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो दोनों ही चीज़ें की कॉपी बना लीजिए और उसको एक कॉपी बना के लाइन वाइज करिए, ठीक है। फिलहाल बेटा ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। चलिए बेटा अगले टॉपिक की तरफ, जो है बेटा आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बोले डिफाइन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? क्या कभी आपने सुना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है प्यारे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट कभी सुना है? क्या आपको मालूम है किस चीज़ की यूनिट होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट? अरे सुनने में लग रहा है कि सर वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसा लग रहा है सर ये पोटेंशियल की यूनिट है। जी नो, ये पोटेंशियल की यूनिट नहीं है, ये एनर्जी की यूनिट है। देखो आगे लिखा भी है एक्सप्रेस इट इन जूल। तो जूल किसकी यूनिट होती है? एनर्जी की। बोले अच्छा ये एनर्जी की यूनिट है, तो सर कितनी एनर्जी को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं? जरा डिफाइन करिए कि व्हाट इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बेटा क्या होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिफाइन करने के लिए आप देखिए हमने एक रीजन लिया जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे प्लस से माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं, ए पॉइंट और बी पॉइंट। मान लें ए पॉइंट का पोटेंशियल है VA और बी पॉइंट का पोटेंशियल है VB, ठीक है बेटा। अगर एक इलेक्ट्रॉन को A से B तक मूव कराएंगे तो आप ये सोचिए इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगी इलेक्ट्रिक फील्ड में। कहाँ? इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में, माइनस पे अपोजिट डायरेक्शन में इधर की तरफ प्लस की तरफ फोर्स लगेगी। तो इलेक्ट्रॉन इधर खींचना चाहेगा लेकिन उसके अगेंस्ट अगर हम उसको धक्का मार के उस पर वर्क करेंगे उसे A से B पहुंचाने में, तो जब भी इस इलेक्ट्रॉन पे वर्क करेंगे
तो इसमें एनर्जी आएगी या नहीं आएगी, इसकी एनर्जी में चेंज आएगा कि नहीं आएगा। एनर्जी तो इसमें पहले से ही थी, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो इन्फिनिटी से यहाँ तक लाए होंगे, तो पहले से ही इसको कुछ वर्क किया गया होगा, तो पहले से ही इसमें कुछ ना कुछ एनर्जी तो थी ही थी। लेकिन अब इसे ए से बी तक ले जाने में कुछ और वर्क करना पड़ेगा। बस वही जो वर्क डन करना पड़ता है वो ज़रा निकाल लें कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे कितना वर्क करना पड़ेगा। ज़रा देखिए, वो भी कहाँ से कहाँ ले जाने में, ऐसे दो पॉइंट्स के अक्रॉस ले जाने में जिन दो पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VA कितना हो, 1 वोल्ट हो, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान करिए फिर से क्या बोला मैंने बोला व्हाट इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द amount of energy gained or lost by an electron to move it between two points in an electric field whose potential difference is 1 वोल्ट। अभी पूरी तरीके से समझ में नहीं आया तो देख लीजिए। चलिए निकालते हैं बेटा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाने में जो वर्क होता है, ए से बी जो वर्क होगा उसका फॉर्मूला तो आप पढ़ ही चुके हैं, क्या, Q0 इंटू VB माइनस VA। ठीक है, Q0 क्या है, जिस चार्ज को मूव करा रहे हैं, कौन सा चार्ज है, इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ E लिख दे रहे हैं, और ये VB माइनस VA। बेटा इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना मान रहे हैं इन दोनों के बीच, 1 वोल्ट, तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 1 वोल्ट। ठीक है, ये 1 वोल्ट लिख दिया, तो ये कितना आया, ये आ गया आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और वर्क है तो ये दोनों SI यूनिट थी, तो इसकी SI यूनिट क्या हो गई, जूल। और यही जो वर्क हमने करा है इसी वर्क को हम कहते हैं क्या, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपसे पूछा जाए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो वर्क होता है जो किसी एक इलेक्ट्रॉन को मूव कराने में करते हैं उन दो पॉइंट्स के अक्रॉस, जो दो पॉइंट्स किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हैं कितने पोटेंशियल डिफरेंस पे, 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पे। डेफिनेशन देखिए, तो बेटा इस तरीके से 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को डिफाइन किया जाता है कि इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग एन इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 पॉइंट्स हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। और इसको जब हमने कैलकुलेट किया कि कितना वर्क करना पड़ेगा तो वो इतना निकल के आया, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतने जूल होते हैं। ठीक है प्यारे, अच्छा ये तो इसकी यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट देख ही ली क्या होती है, लेकिन इसकी थोड़ी बिगर यूनिट्स में भी लिखा जा सकता है। क्या बिगर यूनिट हो सकती है, जैसे कहीं पे आप देख सकते हैं KeV लिखा हुआ, MEV लिखा हुआ, GeV लिखा हुआ, TeV लिखा हुआ। तो प्यारे K का मतलब क्या है, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या हो गया, 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। M का मतलब मेगा या मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10⁻6 होता है। गीगा 10⁻9, और टेरा 10⁻12। और अगर इसे जूल में करना है तो सिंपली यहाँ 10⁻3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बन जाएगा, अपने आप करके देखिए, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 10⁻3 कर देंगे और तो ये -16 हो जाएगा, ये 6 और कर देंगे यहाँ पे तो 1.6 इंटू 10⁻13 हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻10, 1.6 इंटू 10⁻7। इस तरीके से जूल में भी कर सकते हैं। ठीक है प्यारे, समझ पा रहे हैं, ओके प्यारे, तो ये हम लोग का आ रहा है इस पार्ट का लास्ट लेक्चर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी तक हम लोग पोटेंशियल एनर्जी तो निकाल रहे थे अलग अलग सिस्टम की, अभी हमें डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। तो स्टार्ट करने के लिए हम यहाँ पे कुछ कंसिडरेशन करते हैं, जैसे कि ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये मान लें चार्ज इसका कितना है, इस पे है -Q चार्ज A पे, और इस पे कितना है +Q। ठीक है, ये इस तरीके से डाइपोल रखा है जिसकी डाइपोल लेंथ 2a है, और ये जो डाइपोल लेंथ है ये वाली लाइन, इट मेक्स एन एंगल θ° विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, प्लस से माइनस की तरफ, इससे θ डिग्री का एंगल बना रही है।
अब आप समझिए ये इस तरीके से रखा हुआ है, तो क्या इस चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लग रही होगी? जी हाँ, ये माइनस पे किधर फोर्स लग रही होगी? प्लस की तरफ। या तो ऐसे कह दीजिए प्लस की तरफ, या ये कह दीजिए माइनस पे कहाँ फोर्स लगती है? इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में। ऐसे ही प्लस पे किधर फोर्स लगेगी? या तो ये कह दो माइनस वाले की तरफ, या कह दो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इस पे ऐसे फोर्स लगेगी। अच्छा, ये सिंगल जो चार्ज है बेटा, जो ई इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हैं, तो इन पे जो फोर्स लग रही है, फोर्स ऑन ए, फोर्स ऑन बी, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? याद है बेटा? फोर्स ऑन अ चार्ज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे वो मत बोल देना सर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अरे वो तो दो चार्जेस की इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला है कि ये दोनों कितनी फोर्स से एक दूसरे को खींचेंगे। जी नो, हम पूछ रहे हैं बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड रखी है उस इलेक्ट्रिक फील्ड में इंडिविजुअल इस पे कितनी फोर्स लगेगी उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या फोर्स लगती है, फॉर्मूला याद आया? F इक्वल टू QE। चार्ज दोनों का Q है, दोनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ली है, जिसकी वजह से फोर्स भी दोनों पे सेम लगेगी। तो ये जो दो फोर्सेस लग रही हैं, ये बीइंग इक्वल एंड ऑपोजिट, एक इधर लग रही है एक इधर लग रही है, बीइंग इक्वल एंड ऑपोजिट दे विल फॉर्म अ कपल। कपल का मतलब इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस का पेयर सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस, उसे हम कपल कहते हैं। इट फॉर्म्स अ कपल जिसकी वजह से दिस डायपोल विल टेंड टू रोटेट। सोचिए ये एक बार है, ये एक डंडी है, एक जना इधर फोर्स लगा इस डंडी पे, एक जना इधर, जैसे ये पेन रखा हुआ है, एक जना इस पे ऐसे फोर्स लगा, एक जना ऐसे, तो ये पेन घूम जाएगा, इट विल टेंड टू रोटेट, डायपोल भी घूमेगा। और जब ये घूमेगा बेटा तो ये कैसे आना चाहेगा? ये घूम के वापस ऐसे आना चाहेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो जाए। लेकिन अगर हम इसे अपनी एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसे पकड़ के हम इसके उल्टे डायरेक्शन में, ये तो क्लॉकवाइज घूमना चाहेगा, ऐसे ऐसे घूम के ऐसे आना चाहेगा, लेकिन इसकी एक्सटर्नल फोर्स लगा के अगर हम इसे वापस एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं तो हमें एक्सटर्नल फोर्स जब लगाएंगे और जब इसे घुमाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? फोर्स लगा के यस हमें वर्क करना पड़ेगा इसे घुमाने के लिए। और जब भी हम किसी चीज़ पे वर्क करते हैं तो वो वर्क का क्या होता है? जी हाँ, वो वर्क उस बॉडी में स्टोर हो जाता है जिस फॉर्म ऑफ एनर्जी में, उसी एनर्जी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो वही एनर्जी हमें निकालनी है कि अगर हम इसे θ1 एंगल से θ2 एंगल घुमाएं तो जो वर्क करना पड़ेगा या जो इसमें एनर्जी स्टोर होएगी वो कितनी एनर्जी इसमें आएगी। तो पूरा घुमाने के लिए θ1 से θ2 एंगल घुमाने के लिए पहले टोटल वर्क डन निकालने से पहले हम इसे छोटा सा एंगल घुमाएंगे। कितना एंगल? dθ, और उससे छोटा सा वर्क निकालेंगे dw। वो निकालने के बाद वो छोटे से वर्क डन को इंटीग्रेट करेंगे ताकि टोटल वर्क आ जाए। तो इसके लिए हमें पहले थोड़ा तो कंसिडरेशन लिख ही देंगे, डायग्राम से देख के मैंने बता दिया। उसके बाद लिखेंगे लेट dw be the small work done in rotating the dipole through small angle dθ। छोटा सा एंगल घुमा रहे हैं तो उसके लिए वर्क भी कैसा करना पड़ेगा? छोटा सा। छोटे से वर्क डन का क्या फॉर्मूला होगा? अरे भैया ये मत लगा देना, बोले सर वर्क का फोर्स इनटू डिस्टेंस। अरे फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है तब जब कोई बॉडी लीनियर मोशन कर रही हो। यहाँ लीनियर नहीं हो रहा है, यहाँ रोटेशनल हो रहा है। तो ध्यान कर लीजिए, वर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्टेंस, वर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्टेंस कब लगता है? जब लीनियर मोशन होता है। ऐसी छोटी छोटी बातें मैं बोल देता हूँ ना, वो कहीं पे अपनी कॉपी में नोट लिया करिए। और वर्क का फॉर्मूला अगर रोटेशनल मोशन हो रहा है, रोटेशनल मोशन, तो बेटा ये नहीं होता। फोर्स की जगह टर्म आती है टॉर्क और लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह टर्म आती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये हो गई टॉर्क और ये हो गई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब एंगल जिस एंगल से बॉडी रोटेट करी है। डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की जगह एंगुलर फोर्स जिसे हम टॉर्क बोल देते हैं। ठीक है, ये 11th में पढ़ा है, अभी यहाँ तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम कहेंगे वर्क का फॉर्मूला टॉर्क इनटू थीटा होता है। यहाँ छोटा सा एंगल मूव कराया है डी थीटा, तो वर्क भी छोटा सा होगा dw। तो यहाँ पे dw का फॉर्मूला हो जाना है क्या? टाउ इनटू डी थीटा।
ठीक है। अब टॉर्क की बात आई कि सर टॉर्क का क्या होता है। बेटा टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू क्या, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ अलग से लिख दे रहा हूँ, टॉर्क का फॉर्मूला होता है सिंस टॉर्क इज इक्वल टू ईदर फोर्स, यहीं लिख दें चलो, टॉर्क इज इक्वल टू ईदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। ठीक है, मतलब अभी समझा रहा हूँ, और ये डी थीटा है ही है। टॉर्क का फॉर्मूला होता है जब वो रोटेट कराती हैं दो फोर्सेस, तो उन दोनों में से कोई भी एक फोर्स F ले लें, कोई भी ले लें क्योंकि दोनों सेम है, और उन दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दें तो उसी से टॉर्क निकलती है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इन दोनों फोर्सेस के बीच का डिस्टेंस कितना है जरा बताना। बोले सर डिस्टेंस बड़ा आसान है, बोले सर ए से ये फोर्स ये है, ये फोर्स ये है, इन दोनों के बीच का F और F के बीच का डिस्टेंस ये सर ये लिखा है सर, अरे 2a। अरे बच्चों प्यारे, यहाँ डिस्टेंस नहीं लिखा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखा है, एक ऐसा डिस्टेंस जो इन दोनों फोर्सेस से 90 डिग्री पे बने। तो आप क्या करेंगे, आप ये देखिए, एक फोर्स ऐसी है, एक फोर्स ऐसी है, देखिए ज़रा, एक फोर्स ऐसे और एक फोर्स ऐसे, एक इधर जा रही है, ये एक ऐसे, ये तो आप जरा देखिए, ये दो लाइंस हो गई फोर्सेस की, तो इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही तो हुआ, ये जो पेन है यही तो हुआ इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये देखिए, ये इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हुआ। तो आप यहाँ पे अगर बनाइए ऐसे, इस तरीके से, ये इस तरीके से, इस फोर्स की लाइन ये थी, इस फोर्स की लाइन ये है, तो इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हुआ, लेट इट बी n। तो ये b है, ये a है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन दोनों के बीच का ये हुआ कितना, bn। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ bn। बोले अच्छे सर bn कैसे निकलेगा। ठीक है प्यारे, bn निकालते हैं। ट्राइंगल ले लीजिए, ट्राइंगल ABN, इसमें अगर हम साइन थीटा निकालें तो उसका फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। जरा बताना, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होएगा, तो थीटा की परपेंडिकुलर साइड यस BN और हाइपोटेन्यूज AB। तो यहाँ लिख देंगे BN अपॉन AB। और बेटा AB A से भी पूरा कितना है 2A, तो BN अपॉन 2A। तो प्यारे bn कितना आ गया, bn ही तो चाहिए था, उसी के लिए रायता फैलाया था, bn आ गया 2a साइन थीटा। तो यहाँ पे कर दीजिए, यहाँ पे f का और bn का दोनों का फॉर्मूला डालिए। bn का फॉर्मूला आ चुका है 2a साइन थीटा, एंड f का फॉर्मूला बताइए, ये इधर फोर्स है, अकेले चार्ज पे जो फोर्स लग रही है वो ये लिखी है QE, तो यहाँ पे लिख दीजिए QE। अरे रे, ये Q इंटू 2a, अरे ये तो देखी हुई चीज़ लग रही है। Q इंटू 2a को क्या बोलते हैं, जी हाँ डाइपोल मोमेंट। Q इंटू 2a को डाइपोल मोमेंट, तो इसे P लिख दीजिए, PE साइन थीटा आ गया। और d थीटा कौन लिखेगा, ये d थीटा भी लिखो, ठीक है, d थीटा आ गया आपका। ठीक है बच्चे, ये तो dw आया, हमने क्या निकालना है, हमने तो टोटल वर्क निकालना है, तो लिखेंगे ना हो टोटल वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल। कहाँ से कहाँ, रोटेटिंग द डाइपोल फ्रॉम एंगल θ1 टू θ2। मान लें कि पहले से कितना एंगल था उसका, मान लें ये तो जनरल थीटा लिखा था, मान लें इसे θ1 एंगल से, यहाँ से θ1 से θ2 रोटेट करा रहे हैं। तो बेटा टोटल वर्क डन निकालने के लिए इस स्मॉल वर्क डन को इंटीग्रेट करेंगे। तो बेटा जब इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ dw की जगह तो PE साइन थीटा लिख देंगे, d थीटा, और लिमिट्स किसकी लगाएंगे, एंगल की। पहले एंगल कितना है, लोअर लिमिट हो गई θ1, और बाद में फाइनली कितना हो गया θ2। तो लो कांस्टेंट को बाहर निकालो, और थीटा कौन लगाएगा, क्या कर रहे हो भैया, थीटा से क्या दुश्मनी बार बार भूल रहे हो। ठीक है, तो PE अंदर कौन बचा, साइन थीटा, d थीटा, यहाँ θ1, यहाँ θ2। अरे साइन थीटा का इंटीग्रेशन आता है बच्चे, आता है, बहुत बढ़िया। नहीं आता है जिनको, वो याद कर लें, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है, यहाँ लिख रहा हूँ PE, वैसे ही साइन थीटा का होता है माइनस कॉस थीटा, लिमिट्स θ1 से θ2। यहाँ पे थीटा की जगह लिमिट सॉल्व करने के लिए पहले θ2 लिखेंगे अपर लिमिट, फिर माइनस का साइन लगा के लोअर लिमिट,
तो ये फॉर्मूला आ गया वर्क डन का, और बेटा जो वर्क डन होगा वही उसमें एनर्जी आएगी, तो एनर्जी का फॉर्मूला आ गया माइनस पी ई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ठीक है प्यारे, यही फॉर्मूला हमने डिराइव करना था। लेकिन प्यारे इसके कुछ स्पेशल केसेस भी हैं, वो भी आपको समझने होंगे। पहले ये सारी चीज़ें समझ लीजिए, समझ के नोट कर लीजिए, फिर हम इसके स्पेशल केसेस की तरफ बढ़ रहे हैं और ये मैं रब कर दूंगा, देख लीजिए कैसे किया है। ओके प्यारे, तो यहाँ पे कंडीशन ये आई कि जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये आया था, जब डाइपोल को हमने थीटा 1 से थीटा 2 रोटेट किया था, यहाँ मान लिया गया कि डाइपोल पहले से ही कैसे पोजीशन पे रखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा था, इस तरीके से रखा था। तो यहाँ पे हम इसकी जगह कुछ ऐसा डायग्राम बना लेंगे कि ये डाइपोल ऐसे रखा है, इस तरीके से, ये प्लस और ये माइनस ऐसे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर। तो बेटा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा है तो जरा ये बताओ कि किस एंगल की वैल्यू 90 डिग्री होगी। ऑब्वियसली इनिशियल परपेंडिकुलर है तो इनिशियल थीटा 1 की वैल्यू 90 हो जाएगी, और फिर उसके बाद हमने इसे घुमा के किसी दूसरे एंगल पे लाके रोक दिया इस तरीके से कि फाइनली ये थीटा एंगल बना रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, तो फाइनल एंगल यानी थीटा 2 की जगह थीटा लिख दें। ये दोनों चीज़ें अगर हम इसमें डाल दें तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया माइनस पी ई कॉस थीटा 2 की जगह थीटा और थीटा 1 की जगह 90 कॉस 90। ठीक है प्यारे, तो आप ये देखिए कॉस 90 तो कितना होता है, कॉस 90 होता है 0, ये तो 0 हो जाएगा, ये चीज़ हट जाएगी, सिर्फ क्या बच जाएगा माइनस पी ई कॉस थीटा। और बेटा माइनस पी ई कॉस थीटा है तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, ए बी कॉस थीटा को ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिखते थे, ऐसे पी ई कॉस थीटा को क्या लिख देंगे पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर, तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस साइन वैसे ही रहेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी का वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला ये आ गया। वेक्टर फॉर्म लिखी है लेकिन यू के ऊपर वेक्टर साइन नहीं लगाया है, पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है। तो बेटा ये तो हो ही गया, लेकिन इसके फिर 3 सब स्पेशल केसेस हैं। 3 सब स्पेशल केसेस ये हैं, पहला कि मान लें कि थीटा जो है वो 0 डिग्री हुआ। 0 डिग्री होने का मतलब क्या है, 0 डिग्री होने का मतलब ये है कि इनिशियली वो 90 पे तो था ही, और उसे इलेक्ट्रिक फील्ड से कितने एंगल पे ले गए 0 डिग्री एंगल पे ले गए, यानी 90 से 0 डिग्री, उसे फाइनली 0 डिग्री पे अलाइन कर दिया। 0 डिग्री पे अलाइन करने का मतलब मैं यहाँ पे डायग्राम बना दे रहा हूँ, ये इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड थी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो गया। डाइपोल का मतलब डाइपोल मूवमेंट पैरेलल हो गई है इलेक्ट्रिक फील्ड के। थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाइए, इसका एक खास मतलब है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। ये पैरेलल थीटा 0 होने का मतलब P और E के बीच का एंगल, यानी E ऐसे है और P भी ऐसे ही है। डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट डायरेक्टेड फ्रॉम -2 प्लस, यानी ये इस तरीके से आ गया। तो जरा देखिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी माइनस पी ई कॉस 0 1 होता है तो ये हो गई माइनस पी ई। ठीक है, ऐसे ही दूसरा केस जरा देखिए, दूसरा केस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बेटा 180 डिग्री का मतलब P और E ऑपोजिट डायरेक्शन में है, 180 यानी उल्टे डायरेक्शन में है। इसका मतलब ये है कि ये इस तरीके से प्लस, ये माइनस, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और डाइपोल मूवमेंट ऑपोजिट है। और डाइपोल मूवमेंट ऑपोजिट होने का मतलब इधर माइनस है इधर प्लस, क्योंकि डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट हो गई। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी निकालें माइनस पी ई कॉस 180। प्यारे कॉस 180 कितना होता है -1 होता है, जिसकी वजह से माइनस माइनस ये प्लस ई बन जाएगा। ठीक है, और एक केस और ले रहे हैं हम, तीसरा केस सी केस की थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। कौन सा एंगल 90 डिग्री,
जो फाइनल एंगल है, इनिशियल एंगल तो 90 था ही, वो तो हम ले ही रहे थे कि इनिशियल 90 डिग्री पे है, लेकिन अगर उसका फाइनल एंगल भी 90 है, मतलब उसे घुमाया ही नहीं, इनिशियल भी 90 फाइनल भी 90, तो ज़रा देखें पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, माइनस पीई कॉस 90। थीटा की जगह हम यहाँ पे थीटा की जगह 90 डाल देंगे और कॉस 90 कितना होता है, 0 होता है। तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई, 0। बात आई कि सर 0 आ गई, कैसे आई मैथमेटिकली, वो समझ में आ गया, लेकिन प्यारे इसका कुछ अलग से मतलब भी है, इसका कोई एक फिजिकल सिग्निफिकेंस है, ये क्यों 0 आ रही है, उसके पीछे क्या कंसेप्ट है, वो मैं समझाने जा रहा हूँ। इससे पहले जल्दी से इस पे आ जाएं प्यारे। ये 3 वैल्यूज आई, इन तीनों में से अगर मैं पूछूं कि मिनिमम वैल्यू कौन सी है, तो ऑब्वियसली ये माइनस पी, ये प्लस पी 0, तो मिनिमम कौन सी हुई, यस ये वाली मिनिमम हुई, और जबकि ये वाली कैसी हुई एनर्जी, मैक्सिमम। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए कोई भी एक डाइपोल किसी एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो उसकी एनर्जी मिनिमम कब होगी, तो आप कहेंगे व्हेन द डाइपोल इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। 0 डिग्री का मतलब क्या है, प्लेस्ड पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। और मैक्सिमम कब होगी पोटेंशियल एनर्जी, व्हेन इट इज प्लेस्ड एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। 180 डिग्री का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे और डाइपोल मूवमेंट ऐसे, यानी अपोजिट डायरेक्शन में, यानी क्या बोलेंगे, एंटी पैरेलल। बेटा एक बात और आपको ध्यान हो, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का जब चैप्टर पढ़ा था तो हमने उसमें पढ़ा था टॉर्क ऑन डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। वहाँ पे मैंने स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करी थी, तो डिटेलिंग तो वहाँ दे रखी है, अभी वहाँ से उठा के डायरेक्ट यहाँ लिख रहा हूँ कि बेटा जब दोनों पैरेलल होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मूवमेंट सेम डायरेक्शन में, जब उनके बीच 0 डिग्री एंगल होता है, तब यहाँ पे इस डाइपोल का स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है या अनस्टेबल, जी हाँ पैरेलल में 0 डिग्री पर स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है और 180 डिग्री पर एंटी पैरेलल में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल अनस्टेबल का क्या मतलब है वो वहाँ पे समझाया था, इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है वो भी वहाँ समझाया था। अभी यहाँ पे डायरेक्ट 1 नंबर के लिए याद रखिए कि स्टेबल अनस्टेबल टॉर्क में तो बताया था, यहाँ पे एनर्जी के टर्म्स में है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम जब होता है तो एनर्जी मिनिमम होती है और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में एनर्जी मैक्सिमम होती है। चलो भैया वापस आ जाओ कि सर पोटेंशियल एनर्जी 0 आने का क्या मतलब है। सर अगर पोटेंशियल एनर्जी 0 आ रही है, इसका मतलब कि इन दोनों चार्जेस को इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में क्या सर कोई भी वर्क नहीं करना पड़ रहा होगा? जी हाँ, कोई भी वर्क नहीं करना पड़ रहा होगा इन दोनों चार्जेस को इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में, लेकिन किसके अगेंस्ट, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके अगेंस्ट। बोले क्यों सर इसके अगेंस्ट क्यों वर्क नहीं करना पड़ रहा है? तो प्यारे इसलिए नहीं करना पड़ रहा है, आप समझिए कि ये 2 चार्जेस हैं प्लस क्यू और माइनस क्यू, तो प्लस क्यू को इन्फिनिटी से जब यहाँ तक लाएंगे तो वर्क कुछ होगा, क्योंकि चार्ज प्लस है तो वर्क भी प्लस होगा। वर्क का फॉर्मूला क्यू वी होता था, तो चार्ज प्लस है तो वर्क भी यहाँ प्लस होगा, प्लस क्यू वी, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस क्यू वी होगा। चार्ज माइनस है तो माइनस डालेंगे, दोनों चार्ज सेम है तो ये दोनों वर्क भी 1 और 2 के सेम आएंगे। एक प्लस में आया एक माइनस में आया, तो नेट वर्क डन अगर हम निकालेंगे इन दोनों को ऐड करके तो वो 0 हो जाएगा, जिसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी भी 0 आ रही है। बट फिर से सुन लो, ये जो वर्क डन आया है पोटेंशियल एनर्जी 0 आई है, ये जो हमने वर्क डन बोल रहे हैं ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क 0 बोल रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि इनकी आपस की अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो वो भी 0 होगी। इसका मतलब ये नहीं कि जैसा पहला चार्ज लाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क निकाला, दूसरा चार्ज आए तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क निकाला, इसका तो नेट सम 0 है। लेकिन जब पहले के बाद दूसरा चार्ज लाएंगे तो दूसरा वाला चार्ज इसके अगेंस्ट भी तो वर्क करेगा। अगर वो तीसरा वाला भी वर्क कंसिडर करें तो नेट वर्क डन 0 नहीं होगा। सिर्फ कौन सा वर्क डन का सम 0 आ रहा है? जो वर्क डन इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट किया गया है। इसका मतलब यहाँ जो वर्क आ रहे हैं ये कौन से वर्क आ रहे हैं? जब डाइपोल को रोटेट किया गया। रोटेट करने में तो कुछ वर्क होगा, लेकिन अगर उसे रोटेट नहीं किया,
किसी भी एंगल पे वो रखा हुआ है, मान लो 90 छोड़ो, अगर ये इस तरीके से रखा हुआ है, ये प्लस और ये माइनस, ठीक है, ये यहाँ पे रखा हुआ है, इसे रोटेट ना करें, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो इसका जो वर्क डन है इन दोनों चार्जेस को इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने का, वो वर्क डन तो हमेशा ज़ीरो होगा, क्योंकि एक प्लस एक माइनस। वर्क सिर्फ कब होगा, जब इसे रोटेट करेंगे। तो यहाँ पे था पहले 90 है, थीटा डिग्री से रोटेट किया तो कितना वर्क होगा, तो कितना वर्क होगा वो हमने यहाँ निकाला, लेकिन यहाँ हमने रोटेट ही नहीं किया, पहले 90 था बाद में भी 90, इसलिए यहाँ पे वर्क ज़ीरो आया है इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट। हो सकता है ये वाली जो मैंने सारी आखिरी में बातें बताई थोड़ा जल्दी बोल दी हैं या किसी को नहीं समझ में आई हो, उसके लिए बेटा एक बार फिर से थोड़ी स्लो स्पीड में देखिए और समझिए। स्लो स्पीड में देखिए, पक्के से दोबारा देखने से और अच्छा समझ में आएगा। फिलहाल बेटा ये था आपका चैप्टर 2 एनसीईआरटी का, हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। उसमें से इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल वाला पार्ट पूरा ख़त्म हो चुका है। अब इसके बाद कैपेसिटेंस शुरू होगा। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की थ्योरी तो ख़त्म हो गई है बच्चे, लेकिन इसके अभी बहुत सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, बेसिक लेवल क्वेश्चंस और एडवांस लेवल क्वेश्चंस बचे हैं जो इस थ्योरी पे बेस्ड हैं, जो हम आगे के लेक्चर्स में करेंगे, जिसके लिंक मैं बाद में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे नीचे दूंगा। आप चाहें तो इसके बाद उस पर क्लिक करके डायरेक्ट जा सकते हैं। उम्मीद है आज का लेक्चर अच्छा रहा होगा, समझ में आया होगा। और हाँ, जितने भी बच्चे इस लेक्चर को देख रहे थे, जो भी यहाँ पे प्रेजेंट थे, वो अपनी अटेंडेंस मार्क कर दीजिए बाय टाइपिंग योर नेम इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है प्यारे, तो मेहनत करते रहिए प्यारे। अगर आप ज़िंदगी में वाकई में कुछ करके दिखाना चाहते हैं, सपने तो सबके होते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन वाकई में अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए एक चीज़ लगातार करते रहने पड़ेगी। क्या? मेहनत। वो भी कैसे? ईमानदारी से। ईमानदारी का मतलब है कि हर रोज़ मेहनत करनी है आपको, अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ करके दिखाना चाहते हैं। तो बेटा, कीप डूइंग हार्ड वर्क, कीप हेल्दी, स्टे हैप्पी, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।